डियर स्टूडेंट्स, मैं चंद्रभूषण मिश्र, सहायक प्राध्यापक शासकीय रेवती रमन मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय सूरजपुर। हमने पिछले अपने व्याख्यान में कुछ बिंदुओं को लेकर चर्चा की थी, जिनमें था विनियोग की अवधारणा, विनियोग के प्रकार, प्रतिभूतियों के प्रकार और साथ में विनियोगों का वर्गीकरण। अब आज इस व्याख्यान में हम अपनी चर्चा के बिंदुओं में लेंगे पहला, निश्चित आय वाले विनियोग अर्थात फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट लोन इत्यादि। दूसरा, उपार्जित अथवा देय की अवधारणा, एक्रूअल बेसिस या ड्यू बेसिस, इनमें दोनों में क्या अंतर है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। इसका आवश्यकता क्यों है, ये हम आगे व्याख्यान में देखेंगे। तीसरा है विनियोगों के क्रय या विक्रय की प्रविष्टियां, अर्थात जब किसी भी विनियोग का क्रय या विक्रय किया जाता है तो उसकी जर्नल प्रविष्टियां किस तरह से हम करेंगे, इस पे हमें चर्चा करनी है। और चौथा है खातेदार विनियोग खाता, यानी जब हम विनियोग खाता बनाते हैं तो उसको कॉलमर फॉर्मेट में या इस तरीके से खानेदार फॉर्मेट में किस तरह से बनाएं ताकि अधिकांश सूचनाएं हमें एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकें। निश्चित आय वाले विनियोगों के संबंध में कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहली बात तो ये जानना है हमें कि कौन से ऐसे विनियोग हैं जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कहे जाते हैं, अर्थात निश्चित आय वाले विनियोग कहे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत ऐसे सभी विनियोग जिनमें नियमित रूप से एक निर्धारित समय के पश्चात एक निश्चित दर से ब्याज हमें प्राप्त होता रहता है, उन्हें हम फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे ऋण पत्र, बॉन्ड, सरकारी ऋण आदि। दूसरी बात यह है कि इनका क्रय या विक्रय करते समय जब भी हम इसका लेखा करते हैं तो लागत मूल्य पे करते हैं। क्रय करते समय अपने लागत मूल्य पर और विक्रय करते समय भी लागत की गणना की जाती है, अर्थात विक्रय शुद्ध विक्रय मूल्य की गणना की जाती है और उस मूल्य पर इसको लेखा किया जाता है। इनका जो मूल्यांकन होता है, अर्थात वर्षांत पे भी अगर हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो, जब हम खाते बंद करते हैं उस समय में यदि ये अल्पकालीन विनियोग हैं तो इनका मूल्यांकन सदैव लागत मूल्य अथवा उचित मूल्य, दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। लेकिन यदि ये दीर्घकालीन विनियोग के रूप में रखे गए हैं तो इनका मूल्यांकन सदैव लागत मूल्य पर ही किया जाएगा। हाँ, कभी यदि विपरीत परिस्थितियां ऐसी हों जिनमें किसी विनियोग का मूल्य परमानेंट रूप से कम हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में जितनी परमानेंट कमी है उसको हम लागत मूल्य में से घटा सकते हैं। अगली बात यह है, जो हम लागत मूल्य की बात कर रहे हैं, लागत मूल्य, ये लागत की गणना हम कैसे करेंगे? इस लागत मूल्य की गणना करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लेना होता है, अर्थात जिस समय हम क्रय करेंगे तो क्रय करते समय दो तरह के क्रय होते हैं, ब्याज सहित क्रय, ब्याज रहित क्रय, यानी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। ध्यान देने की बात यह है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब है इसमें ब्याज शामिल नहीं है और कम इंटरेस्ट का मतलब है इसमें ब्याज शामिल है। हमें ध्यान यह देना है कि लागत मूल्य में हम सिर्फ एक्स इंटरेस्ट को ही कंसीडर करते हैं, अर्थात जब हमें गणना करनी होगी क्रय करते समय लागत की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले
एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो भी होगा उसको ले लेंगे। इसके बाद इसमें जो उसके व्यय होंगे, जैसे ब्रोकरेज हो सकती है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, या अदर जो भी खर्चे होंगे हम उन्हें जोड़ लेंगे और ये हमारा जो होगी एक्चुअल कॉस्ट होगी, जिस मूल्य पर हमको लेखा करना है, अर्थात क्रय का लेखा करने के लिए ये हमारी कॉस्ट प्राइस होगी। अब बात करते हैं हम विनियोगों का ब्याज केवल देय तिथि पर ही देय होता है। अभी हम इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि एक्रूअल कॉन्सेप्ट और ड्यू कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों में फर्क है। तो यहां पे ये समझने की बात है कि ब्याज का लेखा तो उपार्जित आधार पर किया जाता है। उपार्जित आधार का मतलब हो गया एक्रूअल कॉन्सेप्ट के आधार पे, एक्रूअल बेसिस पे, लेकिन ब्याज प्राप्त होता है केवल ड्यू डेट पे। इसमें दोनों में फर्क क्या है? तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ड्यू डेट हम उसको कहते हैं जब वैधानिक रूप से दायित्व या अधिकार उत्पन्न हो जाता है, तो उस तिथि को हम देय तिथि कह सकते हैं। लेकिन आय के या किसी भी व्यय के उपार्जित होने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायित्व का या अधिकार का उत्पन्न होना आवश्यक नहीं है। जैसे आपके यहाँ कोई व्यक्ति यदि सैलरी पे काम कर रहा है, आपके यहाँ वेतन पाता है, यदि वो 2 दिन काम करे तो 2 दिन का वेतन उसका उपार्जित जरूर हो जाता है, लेकिन वो देय नहीं होता, क्योंकि वेतन सामान्य तौर पर माह पूरा होने के पश्चात उसकी अगली तिथि को या उसके बाद की किसी तिथि को देय होता है। तो यदि कोई व्यक्ति 4 दिन काम कर लेता है तो उसका वेतन उपार्जित तो हो जाएगा, लेकिन वो देय नहीं होगा। देय कब होगा? महीना पूरा होने के बाद। इसी तरीके से प्रतिभूतियों पर ब्याज जो उपार्जित होता है वो तो दिन जैसे ही बीतते हैं उपार्जित होता जाता है, लेकिन उसके भुगतान जो होता है वो देय तिथि पर होता है। और देय तिथि सामान्य तौर पर प्रतिभूतियों की 6 महीने या साल भर की होती है। अधिकांश प्रतिभूतियों में ये 6 माह की होती है जो पूर्व निर्धारित होती है। जैसे यदि किसी कंपनी ने यह तय किया हुआ है कि ब्याज उसकी कंपनी की प्रतिभूतियों पर ब्याज 30 सितंबर और 31 मार्च को देय होगा, तो ऐसी स्थिति में हम ब्याज जो होगा कंपनी प्रत्येक 30 सितंबर और 31 मार्च को ही भुगतान करेगी, चाहे हम उस तिथि को हमारे पास प्रतिभूति के कितने भी दिन की धारिता हो। यानी अगर हमने 30 सितंबर से 6 दिन पहले 24 सितंबर को कोई प्रतिभूति क्रय की है, तो हमने कुल 6 दिन ही धारण किया है उस प्रतिभूति को, लेकिन ब्याज हमें पूरे 6 महीने का प्राप्त होगा। 31 मार्च के बाद से लेकर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर पूरे 6 माह का ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। यदि हमने 24 सितंबर को अपनी प्रतिभूतियां बेच दी, तो ऐसी दशा में हमें भले ही हमने 5 माह और 24 दिन प्रतिभूतियों को अपने पास रखा है, ब्याज उनका उपार्जित हो चुका है, अर्थात हम ब्याज पाने के अधिकारी तो हैं, लेकिन ब्याज देय नहीं हुआ है, इसलिए कंपनी हमें भुगतान नहीं करेगी। कंपनी भुगतान करेगी 30 सितंबर को, और 30 सितंबर को प्रतिभूतियां जिसके पास होंगी उसे वह पूरे 6 माह का ब्याज भुगतान करेगी। अब बात करते हैं विनियोग पर ब्याज की गणना आपकी सही होगी तो किसी भी प्रकार की समस्या इस टॉपिक में नहीं आने वाली। विनियोगों का जो ब्याज होता है उसकी गणना सदैव अंकित मूल्य अर्थात नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू पे की जाती है। ब्याज कभी भी लागत मूल्य या बाजार मूल्य पर नहीं निकाला जाता। इसमें
किसी भी प्रकार की शंका मन में पालने का कोई औचित्य नहीं है। हमें ब्याज की गणना सदैव अंकित मूल्य पर ही करनी है। और दूसरी बात ये कि जो निश्चित आय वाली प्रतिभूतियां होती हैं उनमें ब्याज की दर निर्धारित होती है और वो दर सामान्य तौर पर उसके नाम के साथ अंकित होती है, जैसे 7% डिबेंचर्स, 9% डिबेंचर्स, 10% गवर्नमेंट लोन्स। ठीक है, तो जो परसेंट लिखा होता है वो ब्याज की दर होती है और उस दर से ब्याज हमेशा देय होता है। ध्यान देने की बात यह है कि हमारे पास जितने भी प्रकार की प्रतिभूतियां होंगी सबके लिए हमें अलग अलग खाता बनाना होगा, अर्थात सभी का खाता पृथक पृथक रखा जाएगा। लेखांकन के लिए जैसा कि हमने अभी देखा, क्रय के समय पर हम लागत मूल्य की गणना करने के लिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस को लेते हैं और उसमें ब्रोकरेज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी या अन्य कोई भी व्यय हो से जोड़कर और फिर हम लागत निकालते हैं, उस मूल्य पर उसका विनियोगों का लेखा करते हैं। ठीक उल्टा होता है विक्रय के समय में। विक्रय के समय में शुद्ध प्राप्त राशि जो होती है उस पर लेखा किया जाता है। ये शुद्ध प्राप्त राशि कैसे पता लगेगी? उसके लिए तरीका है, एक्स इंटरेस्ट प्राइस हम लेंगे, ब्रोकरेज को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जीएसटी या अन्य जो भी विक्रय संबंधी व्यय होंगे उन्हें घटा दिया जाएगा। ऐसा करने के पश्चात जो शुद्ध राशि प्राप्त होगी वही हमारे लेखांकन के लिए उचित राशि होगी और उसी राशि पर हम इसका लेखा करेंगे। ध्यान देने की बात यह है कि ये जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज के लिए ये आपसी समझौता किसी भी मूल्य पर हो सकता है। ब्रोकरेज की गणना के लिए समझौते के आधार पर गणना हो सकती है। वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हो सकती है, कम इंटरेस्ट प्राइस पे हो सकती है, फेस वैल्यू पे हो सकती है, जैसा भी हो। लेकिन गणना करने के पश्चात लागत निकालने के लिए हमें उसे एक्स इंटरेस्ट प्राइस में ही जोड़ना या घटाना है। अब हम ब्याज सहित या ब्याज रहित क्रय और विक्रय की दशा में क्या अंतर आता है और इसकी पंजी प्रविष्टियां कैसे की जाती हैं, इसको समझने के लिए एक प्रश्न को लेते हैं। प्रश्न है, एक्स ने 1 मई 2019 को 6% सरकारी ऋण पत्र 98 रुपए की दर से ब्याज सहित मूल्य पर खरीदे। अगर ये चीजें आपको जो मेन बातें हैं वो आपने दिमाग में नोटिस कर ली हैं तो बाकी आपकी समस्या हल हो जाएगी। अगला क्या है, इन ऋण पत्रों पर ब्याज प्रतिवर्ष 30 जून और 31 दिसंबर को देय होता है। यहां पर समझने की बात यह है कि जो कंपनी है, जिस कंपनी के ये ऋण पत्र हैं, वो प्रत्येक 30 जून और 31 दिसंबर को ब्याज देती है, अर्थात 1 मई से पहले 31 दिसंबर को इस ऋण पत्र का ब्याज जितना भी था 31 दिसंबर तक का ब्याज वो वाई ने ले लिया था। इसके बाद वाई ने 1 मई को ये ऋण पत्र एक्स को बेच दिए। जब वाई बेचेगा तो चूंकि वो 4 महीने रख चुका है अपने पास, तो वो हकदार है कि 4 महीने का ब्याज उसको मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी ने क्या कहा है कि हम तो 30 जून को देंगे या तो 31 दिसंबर को देंगे। अब 1 मई आ गई है तो अगली डेट कब आने वाली है, 30 जून को, मतलब 30 जून को भैया तुम ले लेना। लेकिन एक्स को तो आज खरीदना है और वाई आज बेचने के लिए तैयार है। तो ऐसी दशा में क्या होगा, वाई ये तय करेगा कि भैया जितना विनियोग का मूल्य होता है उस मूल्य के अतिरिक्त आज 4 महीने का जो ब्याज बनता है वो तो मेरे को दे दो। तब ऐसी दशा में हम ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज की गणना कभी भी ऋण पत्र जब तक उसका अंकित मूल्य ना दिया हो हमेशा 100 रुपए माना जाएगा। तो एक ऋण पत्र का मूल्य 100 रुपए। कितने ऋण पत्र खरीदे? 20, यानी कुल मूल्य हो गया 2000 रुपए। अब इस पे ब्याज की दर कितनी है? 6%। तो ब्याज हो गया 2000 रुपए का
6% यानी 6/100, 120 रुपए। ये होता है 1 साल के लिए, जबकि आपको चाहिए कितने दिनों के लिए? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने ही तो होल्ड किया हुआ है। तो इंटू 4/12, 40 रुपए। ठीक है। अब ये देखेंगे ऋण पत्र का मूल्य क्या तय किया गया है। तो 20 इंटू 98, ये ऋण पत्र का मूल्य है। कितना है? 20 इंटू 98 यानी 1960 रुपए। इतने में टोटल सौदा किया गया है कि ब्याज सहित कुल मिला के भैया, वाई ने बोला कि कुल मिला के भैया आप मेरे को 1960 रुपए दे दो ब्याज का मिलाकर। ब्याज सहित का मतलब ब्याज को मिलाकर। ब्याज सहित को हम बोलते हैं कम इंटरेस्ट, क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर इसमें 40 रुपए ब्याज का शामिल है, यानी अगर हम 40 रुपए को घटा दें तो 1920 रुपए हमारा होता है क्या? एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है। अब हम इसका जल्दी से जर्नल एंट्री कर लेते हैं, लेखा कर लेते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले क्या खरीदा? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट संपत्ति है ना? तो एक्स की बुक में, इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है। तो हमने क्या खरीदा है? संपत्ति, अर्थात इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है। और संपत्ति के अलावा और किस चीज का पैसा दिया हमने? उसको ब्याज का पैसा दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट। और चूंकि ये नगद होगा तो यह कैश या बैंक। ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो टोटल हमने ब्याज का कितना रुपए दिया था? 40 रुपए। और कुल पैसे दिए थे 1960, यानी 1920 रुपए हमने दिए थे किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। यह एंट्री कब होगी? 1 मई 2019 को। ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम क्या हुआ। अगली तिथि कब आएगी? मई के बाद जून। जून आएगा, 30 जून को ब्याज देय हो जाता है। ब्याज देय हो जाता है तो जून 30 को पूरा ब्याज मिलेगा। कब तक का? 31 दिसंबर तक का पहले कंपनी ब्याज दे चुकी थी, और अब 31 दिसंबर के बाद से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, पूरे 6 माह का ब्याज हमको मिलना है। तो हमको चूंकि ब्याज के रूप में पैसा मिलना है, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना? 6 माह का अगर आप निकालेंगे तो 2000 इंटू पूरे अंकित मूल्य का इंटू 6% इंटू 6/12, 60 रुपए आपको ब्याज के मिलेंगे। अगली तिथि कब आएगी? दिसंबर में। जून के बाद दिसंबर में। तो दिसंबर में हमने क्या किया? फिर से एक बार ब्याज मिलेगा, कैश या बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट 60 रुपए। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ब्याज, अगला ब्याज कब मिलना है? 30 जून को। लेकिन सामान्य तौर पर कंपनी 31 मार्च को अपने खाते बंद करती है, और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ब्याज का लेखा हमेशा उपार्जित आधार पर होता है। मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का ब्याज हमारा उपार्जित हो जाता है उस तिथि तक जिस तारीख को हमको खाते बंद करने हैं। लेकिन वो चूंकि उपार्जित तो हुआ है पर देय नहीं हुआ है, इसलिए ब्याज हमको मिलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ब्याज उपार्जित होने की एंट्री करेंगे।
तो उपार्जित इंटरेस्ट की क्या होगी? एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह का ब्याज आप गणना कर लेंगे। 2000 रुपए पे 6% 3 माह के लिए कितना होगा? 30 रुपए। तो 30 रुपए ये प्रविष्टि आपके यहां हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये जो हमारा लिखा हुआ 1920 रुपए, ये कौन सा प्राइस है? एक्स इंटरेस्ट। और ये जो टू कैश या बैंक हमने लिखा, ये कौन सा है? कम इंटरेस्ट। इस तरीके से जब कभी भी क्रय किया जाएगा तो टू कैश या बैंक यानी जितना हम भुगतान करेंगे वो कम इंटरेस्ट प्राइस होगा, और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस होगा, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। यदि कोई खर्चे दिए गए हों तो उनको जोड़कर। इसके बाद जितने बार भी ब्याज मिलेगा वो मिलने का लेखा तो होगा ही। वर्ष के अंत पे खाते बंद करते समय जिस दिन हम बंद करेंगे उस दिन तक के ब्याज का कैलकुलेशन करके हम एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता, और ये हमारे लिए आय है। आय है तो क्रेडिट होगी, और एक्रूड इंटरेस्ट जो है वो संपत्ति है इसलिए डेबिट होगी। तो इस तरीके से ये खाता हमारा तैयार होगा। आगे हम बात करते हैं वाई की पुस्तकों में क्या प्रविष्टियां की जानी है। तो चूंकि वाई ने बेचा है अर्थात उसे नगद पैसा मिला है, तो सबसे पहले होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। उसको किस किस चीज का पैसा मिला? तो पहली बात विनियोग का पैसा उसने लिया है हमसे, टू इन्वेस्टमेंट। और क्या लिया उसने हमसे? ब्याज लिया है। उसने कितना ब्याज लिया था हमसे? 4 माह का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने का उसने हमसे ब्याज भी लिया था। तो इस तरीके से हम उसकी प्रविष्टि करेंगे। तो कुल पैसा हमने उसको दिया था 98 इंटू 2000, 98 इंटू 20, सॉरी, हमने 1960 रुपए उसे दिए थे, जिसमें से ब्याज का था हमारा कैलकुलेशन 40 रुपए। तो टोटल 1920 रुपए का ये इन्वेस्टमेंट था। इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट का सेल या परचेस का लेखा करते हैं। अब इस तरीके से हम कभी भी ध्यान रखेंगे यहां पर भी जो कैश या बैंक अकाउंट में जा रहा है ये कौन सी अमाउंट है? कम इंटरेस्ट। और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जा रही है ये वाली, ये कौन सी है? एक्स इंटरेस्ट। अब हम इसी प्रश्न के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किस तरीके से पोस्टिंग होगी। तो ध्यान देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है ये कॉलम यानी खानेदार फॉर्मेट में इस तरीके से बनता है। यहां पर डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट, कॉस्ट, ये मुख्य कॉलम है। ये जो नॉमिनल वैल्यू का कॉलम है ये हमारे सिर्फ सुविधा के लिए रखा गया है, फॉर कन्वीनियंस। इसका कोई विशेष रोल नहीं है, क्योंकि इसको इसलिए रखा गया क्योंकि ब्याज की गणना हमेशा इसी पे होती है। ब्याज की गणना करने में सुविधा हो इसलिए सिर्फ इसको रखा जाता है। और इस कॉलम में अमाउंट सिर्फ तभी लिखी जाती है जब कोई क्रय हो रहा हो या विक्रय हो रहा हो। इस साइड भी और इस साइड भी ब्याज मिल रहा हो उसका लेखा करते समय में इस कॉलम में कभी कुछ भी नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखेंगे। इंटरेस्ट चूंकि हमारा लेन देन होना है, और कॉस्ट यानी इन्वेस्टमेंट। तो हमारे मुख्य कॉलम जो है डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट, कॉस्ट, डेट, पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट और कॉस्ट। साथ में हमने अपनी सुविधा के लिए एक कॉलम नॉमिनल वैल्यू का यहां पर और एक कॉलम नॉमिनल वैल्यू का यहां पर बना रखा है। अब हम ध्यान देंगे कि जो हमने क्रय किया था, इन्वेस्टमेंट क्या है? एक संपत्ति, और संपत्ति हमेशा डेबिट बाकी होती है। यानी यदि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है तो डेबिट में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपके पास
ओपनिंग बैलेंस नहीं है, आप क्रय कर रहे हैं। तो किसी भी फिक्स एसेट को आप याद कीजिए, जब आप फिक्स एसेट खरीदते हैं तो डेबिट पे लिखते हैं टू कैश या टू बैंक। सेम वैसा ही सिचुएशन यहां पर है, टू कैश या बैंक। आपने इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा, तो ये कॉस्ट वाला जो प्राइस ये कॉलम है, यहां पे ऑलवेज आपकी कॉस्ट लिखी जाएगी, जो हमने अभी यहां पे कैलकुलेट करके लिखी हुई थी 1920 रुपए, ये जो कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस था। तो आपने टोटल पैसा दिया था 1920 रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए, 40 रुपए इंटरेस्ट के लिए, कुल मिलाकर कितना दिया था 1960 रुपए। ये आपने दोनों में बांटकर लिख दिया। अगला, इसके बाद क्या हुआ था, 30 जून को आपको ब्याज मिला। ब्याज मिला यानी आपकी आमदनी है, पैसा आ रहा है। यहां पर पैसा जा रहा था तो आपने इधर लिखा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या आता है कि पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, ऑब्वियसली कैश अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन ये कैश अकाउंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। यह इसके डेबिट में कैश अकाउंट जाएगा, तब तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में ये बाय इन्वेस्टमेंट लिखाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब हम भुगतान कर रहे हैं तो टू कैश या बैंक, 40 रुपए हमने इंटरेस्ट का दिया है और 1920 रुपए इन्वेस्टमेंट का दिया है। इसके बाद 30 जून को हमको ब्याज मिला है। ब्याज कितना मिला, पूरा 6 महीने का। तो आप देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना था, 2000 रुपए का, फेस वैल्यू 2000 रुपए थे उसकी। 2000 रुपए का इंटरेस्ट आपको 6 महीने का निकालना है। ऊपर में लिखाएगा, जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम बनाते हैं तो ऊपर में लिखा जाता है 6% डिबेंचर्स अकाउंट, ऐसा लिखा जाता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट को। ये इसका तरीका है ये। तो 6% डिबेंचर्स इंटरेस्ट, डिबेंचर्स अकाउंट और इंटरेस्ट ड्यू ऑन 30 सितंबर एंड 30 जून एंड 31 दिसंबर, ऐसा लिखा जाता है। तो उससे क्लियर होगा कि हर 30 जून और 31 दिसंबर को आपको ब्याज मिलना है। 30 जून को आपको 6 माह का ब्याज मिला, तो आपने प्रविष्टि क्या की थी, क्या प्रविष्टि की थी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ था ना, क्रेडिट में डाल दिया आपने, क्रेडिट में इंटरेस्ट डाल दिया और क्या लिख दिया, बाय कैश या बैंक। इसी तरीके से दिसंबर 31 को भी आपको फिर ब्याज मिला है, तो बाय कैश या बैंक, फिर से आपका 6 माह का ब्याज 60 रुपए मिल गया। अब इसके बाद अगला ब्याज फिर मिलना है आपको कब, 30 जून को, लेकिन उससे पहले ही खाते बंद करने की तिथि आ गई थी और आपने उसका क्या किया था, एक्रूड इंटरेस्ट निकाला था, यानी उपार्जित ब्याज। उपार्जित ब्याज जो था आपने 31 मार्च को निकाला था, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का ब्याज। तो 2000 इंटू 6% इंटू 3/12 30, इस तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया 30 रुपए। तो 30 रुपए आपका ब्याज हुआ, वो आपने लिख दिया। देखिए ये तीनों बार हमने ब्याज की एंट्री की है। ब्याज की एंट्री करते समय हमको ना तो कॉस्ट में कुछ लिखना है ना नॉमिनल वैल्यू में कुछ लिखना है, ठीक है। लेकिन जब हम बैलेंस निकालेंगे तो बैलेंस निकालते समय हमारे पास कितने ऋण पत्र हैं, 20 ऋण पत्र, 100 रुपए वाले 20 ऋण पत्र, यानी 2000 रुपए के ये ऋण पत्र हुए। यदि प्रश्न में आपको सूचना दी गई हो कि 31 मार्च को इनकी फेयर वैल्यू क्या थी, अगर फेयर वैल्यू यानी उचित मूल्य, इन संपत्तियों का यदि उचित मूल्य 1920 रुपए से कम हो तो हम उसको लिखेंगे, अदरवाइज हम कॉस्ट 1920 रुपए लिखेंगे। हम इस प्रश्न को अभी हम क्या मानते हुए ट्रीट कर रहे हैं, अल्पकालीन, ठीक है। अब ध्यान देंगे बैलेंस निकालने की बात। तो चूंकि इन्वेस्टमेंट जो होती है संपत्ति होती है, डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने यहां लिख दिया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2000 रुपए और यहां 1920 रुपए। इसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करके अगले दिन लिख लिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000 रुपए नॉमिनल वैल्यू, 1920 रुपए कॉस्ट।
लेकिन जो इंटरेस्ट होता है वो आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका बैलेंस नहीं निकाला जाता और उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हमने क्या किया, इंटरेस्ट का टोटल किया 150 रुपये, इसमें से 140 रुपये माइनस किया और जो बैलेंसिंग फिगर 110 रुपये है उसको हमने लाभानी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया और इसका मतलब ये हुआ कि हमको 110 रुपये ब्याज के रूप में टोटल आय हुई है। इसको हमने क्लोज कर दिया। ये जो एक्रूड इंटरेस्ट हमने ओपन कर रखा था ये एक दिन के लिए ओपन होता है, एडजस्टमेंट एंट्री है, तो 31 मार्च को ये ओपन होगी और 1 अप्रैल को अपोजिट साइड में इसका ट्रीटमेंट होगा, क्लोज हो जाएगी, देन एंड। तो आज के इस व्याख्यान में हम लोगों ने फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट के विषय में उसका लेखांकन और किस तरीके से उसे खाते में लिखा जाता है, उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखी जाती हैं, इन बातों पर थोड़ा सा गौर किया है। शेष के लिए अगले व्याख्यान पे हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।